हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हमने कैलकुलस भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहला जो टॉपिक लिया है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस की ओर चलेंगे। ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। तो उस चैप्टर्स को आज हम स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या है। और आपको बता दें कि ये जो पहला चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है। और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 12 या 15 मिनट का लेक्चर रहेगा, एक एक लेक्चर। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन पहले आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन जानेंगे तभी आगे का काम हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन देखिए, जैसे आपको कोई सेट, एक सेट ये है, एक सेट बी है। ठीक है। आपको कोई सेट ए दिया है, कोई सेट बी दिया है, तो ए और बी को जब हम मैपिंग कराते हैं, ए और बी का जब हम मैपिंग कराते हैं तो जो हमको मिलता है वही हमारा फंक्शन कहलाता है। यानी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ मैपिंग बिटवीन टू सेट्स। मतलब कि फलन जो होता है वो दो समुच्चय के बीच मैपिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया गया है। ठीक है। और ये मैपिंग किनके बीच है? सेट ए से, मतलब एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच इसका मैपिंग है, जिसमें ए नेचुरल नंबर है और बी नेचुरल नंबर है। ठीक है। ए और बी दो सेट हैं, किसके? नेचुरल नंबर के। ए और बी नेचुरल नंबर के दो सेट हैं। तो जैसे देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ऐसा है, आपको दिख नहीं रहा शायद, हाँ यहाँ से देखिए। अब देखिए, हम अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या 1 लेते हैं, मतलब ए के एन लेते हैं ए से, ये ए है ये बी है। जब हम ए से 1 लेंगे तो बी क्या आ जाएगा हमारा? बी में से क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी 1 2 से मिला, 2 लेंगे तो 3 आएगा, 2 3 से मिला, 3 3 4 से मिला, 4 4 5 से मिला। तो इसी को हम बोलते हैं मैपिंग। ए से बी का जब हम मैपिंग कराते हैं, जिसके जरिए वही हमारा फंक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, कि आखिर फलन कितने तरह के होते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फंक्शन जो होते हैं वो मुख्यतः तो होते तो ऐसे कई प्रकार के हैं, लेकिन जो कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं वो होते हैं 4 फंक्शन। ठीक है। 4 स्पेशल फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। अब एब्सोल्यूट फंक्शन किसे बोलते हैं, तो ध्यान से समझिए। एब्सोल्यूट फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसको हम मॉड के अंदर रखते हैं। किसको? जिसको हम मॉड के अंदर रखते हैं। अगर आपको कहीं पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो ये कहलाएगा क्या? इज सेड टू बी एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है। मॉड ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन होगा ये आपका एब्सोल्यूट फंक्शन कहलाएगा। अब एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? तो देखिए, एब्सोल्यूट फंक्शन की जो वैल्यू होती है, मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो दो तरह से हो सकती है। मॉड का मतलब आप जानते होंगे। मॉड का मतलब होता है कि या तो वो चीज़ प्लस आएगी या तो माइनस आएगी। अब प्लस कब आएगी और माइनस कब आएगी? देखिए, जब एक्स की वैल्यू हम 0 से छोटी मानते हैं, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हम 0 से छोटी मानते हैं, यानी कि एक्स इज स्मॉलर देन 0, तो सॉरी एक्स की वैल्यू जब हम 0 से बड़ी मानते हैं तब पॉजिटिव आती है। 0 से बड़ी एक्स की वैल्यू मानेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब हम एक्स की वैल्यू 0 से छोटी मानते हैं तब उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब जो दूसरा फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो वह फंक्शन जिसको हम बड़े ब्रैकेट में अगर आपको कहीं पर बड़े ब्रैकेट में कोई फंक्शन दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पहले ध्यान से समझिए। अगर x का मान अगर 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, अगर x का मान 1 से 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 7 से 8 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। देखिए कैसे होता है ये। अगर आपको दे दिया गया कि इसकी वैल्यू बताओ, ऐसे पूछेगा, अगर पूछ लिया कि 0.98 की वैल्यू बताओ, तो ये बताइए किसके किसके बीच में है?
0 से 1 के बीच में है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब जो छोटा वाला होगा, जिसके जिसके बीच में वैल्यू रहेगी, उसमें से जो छोटा वाला पद होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट वाला जो है वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसी का अपोजिट होता है। जैसे अगर x की वैल्यू 1, 2 है, 1 और 2 के बीच में है, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं, f ऑफ x इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट से इसको दिखाते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ, x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 5 से 6 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ा वाला पद लेते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटा वाला लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया 0 नहीं ले लेते हैं यहाँ पर हम 10.23, इसका आपको लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 11 के बीच में है, तो मॉड ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में 10.23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। जो चौथा हमारा टाइप्स है वो है फंक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मझले ब्रैकेट से, मीडियम ब्रैकेट, किससे, मीडियम ब्रैकेट से इसको हम डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपसे पूछा गया कि 1.29, ठीक है, आपसे पूछा गया 1.29, इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, पूछा गया 1.29, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसे दे दिया गया तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन है। तुरंत आप क्या करेंगे, x ले लेंगे, x क्या है 1.29 है, माइनस इसके अंदर 1.29 रखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने अभी आपको बताया 1 हो जाएगी, क्या, चूंकि 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या होगा 1.29 माइनस 1 क्या गया 0.29। ये हमेशा पॉइंट में आता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉइंट में आती है, बस इसी कारण से इसको क्या लिखते हैं, इसी कारण से इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा फ्रैक्शन में आता है, अपान में आता है या फिर पॉइंट में आता है। तो ऐसा करते हैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की, कि किसी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए किसी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो 2 तरह की होती है। पहली चीज, लिमिट कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, पहला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। चलिए बात करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन की, यानी किसी फलन की लिमिट कैसे निकाला जाता है। तो आपको हम बता दें कि किसी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 और इसकी लिमिट निकालनी है आपको x टेंड्स टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर, तो आपको लिमिट निकालनी है इसकी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 की लिमिट, हाउ फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 3x + 5 एट x इक्वल टू 3, ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, जिसपे आपको दिया रहेगा क्या, जिसपे आपको दिया रहेगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे तो s टेंड्स टू 0 लिख के ऊपर f ऑफ 3 माइनस s लिख देंगे। अब राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस लिखते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि 3 से कुछ कम, 3 से कुछ कम, ज़्यादा कम नहीं, 3 से कुछ कम। और 3 प्लस का मतलब होता है कि 3 से कुछ ज़्यादा, 3 से कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस रंच मात्र भर ज़्यादा, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h हो जाता है राइट हैंड लिमिट में। तो चलिए हम एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेकर लिमिट निकाल कर देखते हैं कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में x एट x इक्वल टू n। ये एग्जांपल हमने वैसे माना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल में हमको निकालना है इसकी लिमिट, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या, लेफ्ट हैंड
लिमिट और एक तरफ लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दोनों साथ में निकालते चलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपको नंबर लेना है, लिखने का तरीका क्या होता है, तो लिखने का तरीका ये होता है, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए n माइनस, ठीक है, f ऑफ x। और राइट में क्या लिखते हैं, चलिए हम एक एक करके निकालते हैं, पहले लेफ्ट का फिर राइट का। अब ये आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और f ऑफ n माइनस h हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ n माइनस h को हम इसी फंक्शन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसी में x की जगह पर n माइनस h रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में n माइनस h। समझ में आई बात। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h का मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप लोग जानते होंगे। बड़े ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू रखी गई है तो समझ लीजिए कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखिए, हमने आपको भी बताया था कि h जो होती है बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, h जो है बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। और जब हम n में से बहुत छोटी सी वैल्यू घटाएंगे, n में से बहुत छोटी सी वैल्यू घटाएंगे तो उस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1। अचंभित हो गए क्या, ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 होता, क्या 5 होता, देखिए हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता, 5 होता, 5 माइनस h होता। चूंकि हमने आपको बताया कि h बहुत छोटी वैल्यू है, मान लेते हैं 0.001 है। अब हम इसको घटाते जब 5 में से तो क्या आता, 4.099 ऐसे ही तो कुछ आता। यानी ये वैल्यू जो है वो 4 और 5 के बीच में है, यानी इसका मान 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मान n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। इसका n माइनस 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट का हम देखते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x। आगे क्या हो जाएगा, लिमिट इसको हम चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 में, ये हो जाएगा f ऑफ n प्लस h में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ कि बड़े ब्रैकेट में n प्लस h। अब देखिए यहाँ पर ये n प्लस h आ रहा है, मतलब n से कुछ ज़्यादा। अब n से कुछ ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी n और n प्लस 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n। यानी कि आपको जो लिमिट आ गई वो क्या हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो n माइनस 1 है और राइट हैंड लिमिट जो आई वो n है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं साथ ही, क्या कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आती है, क्या अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान हो, दोनों बराबर हो, तो इसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट्स। क्या, लिमिट एग्जिस्ट, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और एक कंडीशन और होती है कि ये फाइनाइट और यूनिक आनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। जैसे n आया है, अब अगर हम यहाँ पर n की कोई वैल्यू लिए होते, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम n x इक्वल टू 5 लिए होते तो 5 माइनस 1 4 हो जाता, ये 5 हो जाता, मतलब कि फाइनाइट आती, फाइनाइट नंबर आता है यहाँ पर। लेकिन फाइनाइट भी आना चाहिए और यूनिक भी आना चाहिए, और लिमिट अगर बराबर है दोनों तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। चूंकि देखिए आप ये बराबर नहीं है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये अगर बराबर होता तो बोल देते लिमिट एग्जिस्ट। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, फंक्शन कितने तरह का होता है, और लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट कब होती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे।